हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर का पर्यावरण अध्ययन लेके। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया आपसे जो नॉन लिविंग थिंग्स में से नहीं आता है, तो वो जो है आपका कवक है। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये जो है अजैविक है, लेकिन ये जो कवक है वो अजैविक नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अजैविक नहीं है, ये जैविक होता है। इसको आप लिविंग थिंग्स के रूप की जगह पे रखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे जो उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? वो शाकाहारी होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी चीज़ देखिए। घास क्षेत्र में जो है घास उगती है, मान लीजिए कि चलिए घास है, पेड़ पौधे हैं, तो उन पेड़ पौधों को खाने वाले जो है जानवर होते होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उनसे भी ऊपर जो है जंगली जानवर होते होंगे जो उन जानवरों को भी मार के खा जाते होंगे, इसलिए यहाँ पे मांसाहारी आपको बोला गया है। ठीक है, एक पिरामिड बनता है ना, खाद्य श्रृंखला का जो पिरामिड बनता है, ठीक है, उसमें जैसे उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, तो उसमें उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह से चीज़ें बनती चली जाती हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देख लेंगे ना, तो जैसे हिरन है, अब हिरन मांस तो खाता नहीं है, वो घास फूस है, जो भी चीज़ें खा के रहता है। ठीक है, लेकिन शेर अगर उसको पाता है तो उसका शिकार कर लेता है ना। ठीक है, तो उसमें जो ऊपर होगा वो क्या होगा? आपका मांसाहारी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये प्रश्न एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। ये प्रश्न जब भी आ जाए तो याद रखिएगा कि जब भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा जाए तो वो सूर्य प्रकाश होता है। ये बात याद रखिएगा, बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यूपीटेट 2021 जो है वो आपका 28 नवंबर को होने वाली परीक्षा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो वीडियोस जा रही हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी काफ़ी जो है लाभदायक हैं। तो इसको देखिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम जो है इस पे आगे और काम कर सकें। ठीक है, एक मार्क का संबंध है। एक मार्क जो होता है हमेशा वो गुणवत्ता, क्वालिटी से संबंधित होता है। कभी भी कोई भी सामान आप खरीदते हैं, खास करके अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो उस पर एक मार्क ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये हमेशा जो याद रखिएगा कि एक मार्क का जो संबंध है वो क्वालिटी से होता है, गुणवत्ता से होता है उस वस्तु की। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता भी मैं बता रहा था ऊपर ना, वो क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। अब घास जो है वो उत्पाद है, ठीक है। अब उसको घास को जो खा रहा है, जो भी जानवर खा रहा है, गाय खा रही है, बैल खा रहा है, घोड़ा खा रहा है, तो वो क्या हो गया? जो घास को खा रहा है ना, तो वो क्या होगा? श्रृंखला जो होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न लेते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो ये कहलाता है। मतलब जब एक जीव जो है वो लाभ लेता है, ठीक है, बिना दूसरे सजीवी जीव को प्रभावित किए हुए, तो कहलाता है वो सहभोजी कहलाता है। मतलब एक साथ भोजन करने वाला। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? वो खाद जो जो बनता है ना, खाद्य श्रृंखला का जो पिरामिड बनता है उसके शीर्ष पे होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ ट्रायंगुलर बनता है ये। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो मोर है सांप को खा रहा है, ठीक है। सांप जो है यहाँ पे ये कीड़े को खा जा रहा है, कीड़ा जो है वो क्या खा रहा है? हरे पत्ते वगैरह को खा रहा है। तो सबसे ऊपर जो है कौन है? मोर है ना, खाद्य श्रृंखला में, इसलिए पिरामिड के शीर्ष पे, पिरामिड के शीर्ष पे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, अभी बताया वो प्राथमिक या प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बट ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बार बार एग्जामिनर्स के द्वारा पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूपी टेट में ही पूछा गया हो, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जो है टेट परीक्षाएं होती रहती हैं, तो उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है,
आगे प्रश्न लेते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। देखिए इसमें जो डी ऑप्शन है ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो इसको समझ भी लीजिए कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र होता है, जीव समुदाय जो है, अब उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो उसी को जो है अब इकोसिस्टम बोलते हैं। संतुलित तंत्र होना चाहिए, असंतुलित नहीं होना चाहिए। तो जैव समुदाय और उसके वातावरण का जो है संतुलित तंत्र जो है वो इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको आप बोलते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो कौन है? मांसाहारी। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर शाकाहारी, माफ़ कीजिएगा, शाकाहारी जो जैविक समुदाय है, भी मैंने ऊपर बताया है कि जो जैविक समुदाय है उसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो होगा जो पेड़ पौधों को खा के जीवित रह रहा है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो शाकाहारी जो होते हैं, अब शाकाहारी तो पेड़ पौधों को खाएगा, ठीक है ना, सर्वाहारी थोड़ी खाएगा या मांसाहारी थोड़ी खाएगा पेड़ पौधों को, ठीक है ना। सर्वाहारी तो खाएगा, लेकिन जो मांसाहारी कुछ चीज़ें ऐसी जो जैसे मान लीजिए कि ये शेर वगैरह हैं, तो वो पेड़ पत्ता खा के तो जीवित रहेगा नहीं, वो तो हिरन ही खाएगा ना उसको, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, उसको समझने की ज़रूरत है आपको। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है जब भी आ जाए तो ये सर्वाधिक उत्पादक होता है, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल, ठीक है। जो परस्पर समूह इसका बनता है उसको हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। जब हम आर्टिफिशियल रेन करते हैं, मतलब बारिश नहीं हो रही लेकिन हमको बारिश करानी है, तो हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कृत्रिम मेघ बीजन, मेघ बीजन का मतलब कि बादल बना के उससे वर्षा कराने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है इसमें? हाथी, सांप, शेर और बकरी। तो इसमें जो सेकंड श्रेणी का उपभोक्ता है वो है आपका कौन सा? सांप। अब आप कहेंगे क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों? कीड़ा पेड़ पौधों को खाता है और कीड़े मकोड़ों को कौन खा जाता है? सांप खा जाता है। इसलिए प्राथमिक उसको खाने वाला, उपभोक्ता को खाने वाला क्या होगा? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। समझ में आ रही? अब इस सपवा को जो है अगर मोर खा जाएगा तो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, जल, मृदा, तालाब होता है, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको जैविक और अजैविक मिल जाती हैं, इसलिए सबसे सटीक जो है पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का जो उदाहरण है वो तालाब है। मृदा में हर चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन तालाब में लगभग जैविक अजैविक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वायु में नहीं मिलेगी, ठीक है, सिर्फ पानी में नहीं मिलेगी। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले, ये प्रश्न बार बार आता है, स्कैवेंजर भैया। अन्य जो मरे हुए जंतु हैं उन पे अपना जीवन निर्वाह करने वाला जो प्राणी है उसको आप स्कैवेंजर बोलोगे, ठीक है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। ये जो है अपमार्जक हैं, ये सफाई करते रहते हैं, ठीक है ना, अपमार्जक। इसी से जो चीज़ें हैं, जैसे कोई जानवर मर गया तो वो धीरे धीरे अपघटित हो जाता है, जिससे ह्यूमस वगैरह ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है जो बढ़ती है, ठीक है। वो काम कौन करता है? कवक वगैरह का काम है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, जैविक, अजैविक नहीं। अब मिट्टी को आप, जल को या वायु को आप लिविंग थिंग्स में नहीं रखते, लेकिन जो पादप होती हैं उनको आप रखते हैं किसमें? जैविक घटक में। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रता है? सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% के आसपास पाई जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, ठीक है। कौन जीवीय कारक नहीं है? देखिए पेड़ पौधे, अब इसको हम मानते हैं कि लिविंग थिंग्स में आता है, जंतु लिविंग थिंग्स में, सूक्ष्म जीव, लेकिन चट्टान तो पत्थर की बनी होती है, इसलिए जैविक कारक नहीं है, ठीक है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, मतलब ये जो है 3 प्रकार के आर क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। देखिए इसको बोलते हैं रिड्यूस।
कम उपयोग, मतलब रिड्यूस, कम करना, ठीक है। उसके बाद पुनः चक्रण, रीसाइकल, और उसके बाद पुनः उपयोग, रीयूज़। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़, यही 3 R हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे होता है ना, बॉटल क्रश करेंगे, प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है, क्रश कर दिया, लेकिन एकदम उसको दबाव बर्बाद कर देना, उससे जो है चीज़ें अपनी नुकसान होगी, अपना पर्यावरण जो है नुकसान होगा। इसलिए उसको बार बार उसी को क्या करिए, रिसाइकिल करते रहिए, यूज़ करते रहिए, जिससे ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन भी नहीं होगा और वो चीज़ें बार बार उपयोग में आ जाएंगी और हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित होने से बच जाएगा। चलिए, प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। एक मेढक जो है टिड्डे को खाता है। टिड्डा किसको खाता है? घास फूस को। तो घास क्या उत्पाद है, और घास फूस को खाने वाला जो है शाकाहारी, वो क्या होता है? प्रथम उपभोक्ता। तो उसको जब मेढक खाएगा तो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? सिंपल सी बात है, समुद्र जो है, समुद्र सबसे बड़ा है, ठीक है ना। ये रेगिस्तान वन वगैरह मत करिएगा। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो धनात्मक है, ठीक है ना, उसको ऋणात्मक मत बनाइए। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। सिंपल सी बात है, पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है, पादप, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, ठीक है ना। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी। अब देखिए, ह्यूमस होता क्या है? चीज़ों के सड़ने से जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ती है ना, उसको आप ह्यूमस बोलते हैं। अब पेड़ से गिरने वाली जो डाल है, कुछ समय के बाद वो सड़ जाती है, सड़ के ज़मीन में मिल जाती है, उससे जो ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। जंतु मरेगा, ज़मीन में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, मिट्टी में मिलेगा, ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, ह्यूमस बनता है उससे। तो ये सभी उसमें है, ठीक है, सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड जो है, वन महोत्सवी पर्यावरण संबंधी देखिए, ग्रीन ओलंपियाड जो है एक तरह का ओलंपियाड है, इसका आयोजन किया जाता है पर्यावरण संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने की में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। तो थोड़ा सा देखिए ना, अब पाठ्यक्रम में बदलाव से तात्पर्य ये है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में जो पर्यावरण वगैरह है उससे संबंधित चीज़ें रखना और थोड़ा सा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करना, ठीक है। मतलब वो टीचिंग से संबंधित ना भी हों, लेकिन उनका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इंडिकेट करे हमारे पर्यावरण को, ठीक है। इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? साफ साफ दिख रहा है, जल संरक्षण। जो अगर पानी बचाएंगे तो पर्यावरण समस्या नहीं है। जल का विनाश करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो पर्यावरण समस्या होगी। वनों की कटाई करने से पर्यावरण समस्या होगी। मृदा क्षरण होगा तो पर्यावरण समस्या है, ठीक है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि उपरोक्त सभी, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा तो कभी होगा नहीं। ऊर्जा का जो पिरामिड होगा वो हमेशा इस तरह से जो पिरामिड बनता है ना, ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये सीधा होगा, ठीक है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, देखिए, वनों की कटाई भी होती है, शिकार भी किया जाता है, निर्माण कार्य भी होता है, तो उपरोक्त सभी है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, ये सभी हैं, देख लीजिए, सभी जीव हैं। भू आकृतिक मतलब प्राकृतिक जो पर्यावरण है, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो चीज़ें बना रखी हैं, क्या है? जलवायु कारक हैं, भू आकृतिक कारक हैं, सभी जीव, ये सभी हैं उसमें। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा में, ठीक है।
परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ये बार बार बोला गया है, क्वेश्चन रिपीटेड है, बट मैंने क्वेश्चन उठाया है क्योंकि कहीं एच टेट से क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं यूपी टेट में है, कहीं बी टेट में है, कहीं हरियाणा टेट में। इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव तो है, वायुमंडल है, जलमंडल, लेकिन जो सौर मंडल है ये पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, सौर मंडल। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति। सही बात है, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से सभी ये। पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, ठीक है, पढ़ाई का, औषधि का, ठीक है, ऊर्जा का, ठीक है, ये सभी है पर्यावरण में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 10% नियम दिया गया है लिंडमान द्वारा। ये जो है खाद्य श्रृंखला से संबंधित नियम है, ठीक है, ऊर्जा से संबंधित ये नियम है। तो ये जो है लिंडमान ने इस नियम को दिया है 10% जो नियम है लिंडमान। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। तो ये जो है आपका 1, 2 और 3, 2 ये पर्यावरणीय मुद्दे हैं। ईवीएस एकीकरण है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ईवीएस में हमेशा याद रखिएगा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण शिक्षा का ये एक साथ एकीकृत रूप है जो हमारा ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन जो है। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। जो चरम स्रोत की बात कर दी जाए तो सूर्य से बड़ा कोई स्रोत नहीं है। ठीक है, 1 सन 1 अर्थ 1 ग्रिड जो है एक मिशन है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया हुआ है और ये पूरी दुनिया को जो है जोड़ना चाहते हैं सोलर एनर्जी से। ठीक है, और अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका है वो इससे जुड़ा है और वो 101वां देश बन गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सौर्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? देखिए, मैदान घास मैदान की पूछा गया है, बाकी तीनों देखिए ए बी डी तीनों है, लेकिन प्लावक, मछली, व्हेल ये घासी मैदान की नहीं है। ठीक है ना, ये कहाँ की आप समझ सकते हैं कि मछली कहाँ मिलेगी, मैदान में मिलेगी, व्हेल मैदान में रहेगी, आप समझ सकते हैं, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। चारण का मतलब होता है ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, मतलब पशुओं को चराने से क्या होगा, मृदा का अपरदन होता है। ठीक है ना, मतलब जब ज़्यादा गाय भैंसे वहाँ पे चरेंगी या जानवर चरेगा, पशु चरेगा वहाँ पे, तो जो वहाँ के ऊपर की जो वनस्पति हट जाएगी, धीरे धीरे मिट्टी जो है क्या होगी, मिट्टी के कण कमज़ोर होते जाएंगे, उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, हवा चलेगा, पानी बहेगा, तो उससे क्या होगा, मृदा का अपरदन, मिट्टी बह के इधर से उधर जाएगी। ठीक है, भूमि कुछ समय के बाद बंजर हो जाएगी। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी। ह्यूमस का जो निर्माण है उसमें कौन सहायक है? ह्यूमस। तो देखिए, अपघटन जब होगा, खास करके ध्यान दीजिएगा किसी भी चीज़ का, तो अपघटक जो होंगे वो ज़्यादा जिम्मेदार होंगे इसमें। अपघटित होना, उसका सड़ना, गलना, मिट्टी में मिलना, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, नदी मुहानों के लक्षण है। देखिए, ताज़ा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अत्यधिक उत्पादकता, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं नदी मुहानों पे। जो मैदानी क्षेत्र है, देखिए उनके द्वारा जो नदियों के द्वारा जो बहा के मिट्टी लाई जाती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, उससे मैदान का निर्माण होता है। ये बार बार ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो ताज़ा एवं खारा जल में ली जाता है, वहाँ पे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। ठीक है, और अत्यधिक उत्पादकता होती है, इसलिए ये सभी सही है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण। जब जो है खाद्य श्रृंखला के द्वारा जो है हम ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करने लगते हैं ना, तो क्या बोला जाता है, उसको जैव सांद्रण बोलते हैं। जल चक्र को नियंत्रित करता है वन। जल चक्र जो है उसको कौन नियंत्रित करता है? वन। ठीक है, वृक्ष, जंगल। जल चक्र को नियंत्रित करता है वन, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। पेड़ों की कटाई घटाती है वर्षा। जब पेड़ों की कटाई ज़्यादा होगी तो वर्षा जो है वो कम होगी। ठीक है,
निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? देखिए कागज, धातु, कपड़ा, ये तो बहुत कम, लेकिन जो प्लास्टिक है सबसे ज़्यादा जो हानिकारक चीज़ है वो यही है। चिपकोनारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? उत्तराखंड के चमोली। ठीक है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने। याद रखिएगा, इकोलॉजी शब्द की जो रचना है वो अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? देखिए वायु, पानी, मिट्टी ये अजैविक है, अभी ऊपर भी बताया, लेकिन जो पौधे हैं वो जैविक उसमें आते हैं, जीवित लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए पौधों को अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को जैविक कारक कहते हैं। जीवाणु के वातावरण के जो जीवित भाग है उसको हम जैविक कारक बोलते हैं। ठीक है। तो ये थे आज आपके लिए कुछ 50 से भी ज़्यादा प्रश्न ये हैं, और मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कराए हैं कि आपका रिवीजन हो जाए। ये पारिस्थितिकी तंत्र के प्रश्न थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और भी इस पे काम कर सकें। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ गलत या सही लग रहा है, तो आप उस पर कमेंट ज़रूर करें और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और ये जो वीडियो है आपको लगातार एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीडियोज़ हैं, जो भी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं टेट सीटेट के लिए, ये आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होंगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न है उसका एक वीडियो जो है आपको कल सुबह 10 बजे से पहले मिलेगा, तो आप उसको देखना ना भूलिए। और जो भी भाई बहन टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है।